नमस्कार, मैं रचना मिश्रा एक बार फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है मुक्ति। आभा श्रीवास्तव जी की ये कहानी मुक्ति अपने आप में बहुत ही रोमांच भरी कहानी है। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को और आनंद लेते हैं इस कहानी का। कॉलेज से हड़बड़ाते हुए पाखी जब आई और मुझसे कहने लगी, अम्मा वो अपना पुराना एल्बम निकालो जल्दी से, मुझको उसमें एक तस्वीर देखनी है। मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि पाखी क्या कहना चाह रही है। वो वाला एल्बम निकालना अम्मा, जिसमें नंदिनी मौसी के साथ तुम बाहों में बाहें डालकर खड़ी हो। मैं भी खुश हो गई और मैंने झट से वो एल्बम निकालकर पाखी के हाथ में रख दिया। पाखी उस एल्बम के पृष्ठ को पलटती गई और वहां आकर रुकी जहां मेरी और नंदिनी की फोटो थी। उसने कहा, अम्मा बिल्कुल ऐसी ही लड़की मेरे कॉलेज में आई है और वो मेरे ही क्लास में है। मैं उसको देखकर, उसकी बातों को सुनकर सन्न रह गई थी। अच्छा? पाखी ने बताया कि अम्मा, इसका और कोई भी नहीं है। ये बचपन से ही हॉस्टल में ही पली बड़ी है। वो चुपचाप पाखी के वचनों को सुनती जा रही थी, पर कुछ समझ नहीं पा रही थी। पाखी जाकर खाना खाने लगी। उतनी ही देर में मैं बक्से में अपना वो पुराना पीला कागज ढूंढने लगी जिसमें मेरे दोस्तों के पते हुआ करते थे, और मेरी नज़र जाकर रुकी नंदिनी सक्सेना के उस नाम पर। शादी के बाद पति का तबादला इधर से इधर होता रहा, तो शायद मुझे मेरा पता भी नहीं मालूम हो पाया। तो मैं पुराने लोगों को क्या याद रखती, लेकिन नंदिनी उन लोगों में से एक थी जिन्हें मैं कभी भूल नहीं पाई। और आज पाखी के इन सवालों ने मेरी यादों को ताज़ा कर दिया था। मैंने झट से नंदिनी का पता निकाला और पत्र लिख डाला उसको। उस समय मोबाइल फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे कि झट से एक दूसरे का हालचाल ले लिया जाता। पत्र ही माध्यम हुआ करते थे एक दूसरे के हालचाल को पूछने का। और मुझे यकीन था कि कुछ ही दिनों में नंदिनी का जवाब आएगा, क्योंकि लखनऊ में उसका स्थायी पता था। अगर नंदिनी ना होगी तो अंकल आंटी तो होंगे ही, वो मुझे ज़रूर उत्तर देंगे। और ऐसा ही हुआ। मोती जैसे अक्षरों में मुझे नंदिनी का पत्र मिला, और पत्र पढ़कर मैं इतनी प्रसन्न थी कि मैं बता नहीं सकती थी। पत्र में लिखा था, अनु, इतने बरसों बाद तुम मुझे याद कर रही हो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहाँ थी अब तक? और हाँ, अगर मुझसे मिलना चाहती हो तो तुरंत शीघ्र मेरे घर आओ, और जब तुम आना तो 12 से 12:30 के बीच ही आना, क्योंकि उसके बाद मेरी डॉक्टर आ जाती हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती मैं किसी से मिल नहीं सकती। तुम्हारी नंदिनी। पत्र पढ़कर मेरा पूरा शरीर रोमांच से भर गया था और मैं मन ही मन बुदबुदा रही थी कि कल ही मैं जाऊंगी, और कल ही। अपने घर की सीढ़ियों से उतरता हुआ मेरा प्राण मन उस युवा गलियारे में पहुंच गया था जहां यूनिवर्सिटी की यादें थीं। राजन और नंदिनी की प्रेम की चर्चा मेरी आंखों के सामने थी। राजन और नंदिनी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे, और इन दोनों की शादी होना तय थी। नंदिनी, जो कि साउथ कोरियन लड़की थी, और उसको एक भारतीय दंपति ने पाला पोसा था। साउथ कोरियन होने की वजह से उसका प्यारा सा दमकता हुआ चेहरा, गुड़िया जैसा उजला चेहरा, और भारतीय संस्कृति की छाप उसके चेहरे पर जो थी, इन दोनों का जो मिश्रण था वो बिल्कुल अलग करता था, और जो कि राजन को भा गया था। एमए की परीक्षा होने के बाद मेरी शादी भी तय हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई।
पीछे बहुत कुछ छूट गया। सारी यादें धुंधली हो चुकी थी। मैं भूल चुकी थी कि मेरे मित्रों के साथ क्या हो रहा होगा। बस केवल उनकी यादें थी मेरे साथ। इसी में ही सोचते सोचते मैंने रात बिताई और दूसरे दिन नंदिनी के घर पहुंच गई। नंदिनी का घर अभी कुछ ही दूरी पर था। मैं रास्ते में सोच ही रही थी कि आंटी जी दरवाज़ा खोलेंगी और मुझे सामने से रसोई घर से आते हुए मसालों की खुशबू आएगी। सामने सब्जी और फल के खूब सारे ढेर लगे होंगे। और मैं जब उसके घर के पास पहुंची और दरवाज़ा हाथ से छुआ ही था कि मुझे खटखटाना भी नहीं पड़ा और दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं अंदर गई। एक अजीब सा मनहूसियत भरा सन्नाटा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई कुछ दिख क्यों नहीं रहा है। फिर एक प्यारी सी मधुर आवाज़ मेरे कानों पर आई, अनु अंदर आ जाओ। ये आवाज़ जो थी वो मेरे कानों में शहद घोल रही थी और ये आवाज़ नंदिनी की थी। जिधर से आवाज़ आई मैं उधर मुड़ गई। कमरे में एकदम अंधेरा था। दिन के समय भी अंधेरा मैं जान नहीं पाई। नंदिनी ने कहा, बाएं हाथ की तरफ स्विच बोर्ड है, लाइट जला लो। मैंने टटोलते हुए लाइट जलाई और नंदिनी का वही गुड़िया जैसा चेहरा मेरे सामने था। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सिर्फ चेहरे को छोड़कर उसने पूरा शरीर ढांपा क्यों हुआ है। ये कुछ वातावरण और नंदिनी का ये पहनावा ओढ़ावा देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा। नंदिनी ने कहा कि वो सोफ़ा है सामने, वहाँ बैठ जाओ अनु। मैं यह सब कुछ सुन नहीं पा रही थी और क्योंकि मेरा मन, मेरा दिमाग सब नंदिनी में था। मैं दौड़कर उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। उतने में ही नंदिनी ने मुझे दूर से ही रोक दिया। नहीं नहीं अनु, तुम मुझे मत छूना। मेरा शरीर, पूरा शरीर बीमारी से भरा हुआ है। तुम वहीं बैठो। मैं भय से कांप गई और मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गई। तुम्हें पता है अनु, मुझे बहुत ही बड़ी बीमारी हो गई है। अच्छा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? और बच्चे? ये सन्नाटा कैसा है? नंदिनी कहने लगी कि मेरी बनी नहीं राजन से, इसलिए मैं अलग हो गई। अलग हो गई? हाँ, तुम बताओ, तुम्हारी कैसी कट रही है? मेरा क्या है, एक साधारण सा जीवन चल रहा है। पति हैं, बच्चे हैं, अब वो बड़े हो गए तो मुझे लगा कि मेरा और भी जो जीवन छूटा हुआ था उसमें मैंने क्या किया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अब सोचती हूँ इस बारे में। अच्छा, और तुम बताओ, क्या हो गया था ऐसा? मैं फिर उन्हीं यूनिवर्सिटी की यादों में खो गई, उससे बात करते करते, जब सबसे पहली बार राजन ने अपना प्रणव प्रस्ताव नंदिनी के सामने रखा था और नंदिनी ने सबसे पहले मुझे बताया था। ये कैसे कह रही है कि मेरी बनी नहीं? मुझे ढेलते हुए नंदिनी ने फिर से कहा, अनु हम लोग कितनी बातें करते थे ना, आज ऐसा लग रहा है कि हमारे पास शब्द ही नहीं हैं। मैं बताती हूँ तुम्हें। मेरी शादी जब तय हुई तो अम्मा बाबा बहुत खुश थे। उनको लगा कि मेरा आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सिविल की पढ़ाई करने के बाद राजन आईएएस ऑफिसर बन गए और मेरी शादी उनके साथ हो गई। उनके परिवार ने, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। मैं उनके साथ पहाड़ी इलाके में चली गई जहाँ उनकी नौकरी थी, लेकिन वो काम काम और काम में लगे रहते थे। मैं पूरा दिन बोर हो जाती थी। करती भी क्या, कभी वृद्धाश्रम, कभी अनाथ आश्रम, कभी कुष्ठ रोगियों के साथ मेरा समय बीतता। उतने में ही मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और ये खबर मैं देती भी कैसे, उनके पास तो समय ही नहीं था। इसलिए मैं अपने ससुराल चली आई। वहाँ जब मम्मी पापा को पता चला तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने राजन को भी ये खबर दी।
ये खबर सुनकर राजन भी बहुत खुश हुए और वो 1 महीने के लिए मेरे पास आ गए। मुझे लगा मैं बेकार ही इधर उधर भटक रही थी। राजन तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन 3 से 4 महीने बाद ही मेरे पैर की उंगलियां सुन्न होने लगी। धीरे धीरे पूरा पैर सुन्न होने लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे डर लगने लगा और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा ये कुष्ठ रोग की शुरुआत है। अनु, वो दिन मेरे लिए बहुत ही भयानक दिन था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैंने कुछ दिन बाद ही अपना सामान समेटा और अम्मा बाबा के पास चली आई। मेरे ससुराल वाले मुझे लेने भी आए, लेकिन अम्मा बाबा ने उन्हें सब बता दिया। कोई जानबूझ के मक्खी नहीं निकलता अनु। ये बीमारी भले ही लाइलाज ना हो, लेकिन मैं अब थी तो कुष्ठ रोगी ही। 15 दिन बाद ही राजन का डिवोर्स लेटर आ गया। मैंने बिना किसी शिकायत के उस पत्र पर साइन कर दिया और हमारा डिवोर्स हो गया। एक मिशनरी हॉस्पिटल में मैंने एक उज्जवल सी दूध सी बेटी को जन्म दिया। उसे देखकर मेरी सारी बीमारी दूर हो गई। लेकिन शायद समय को मेरी खुशियों का इंतज़ार नहीं, मेरे दुख का इंतज़ार था। मेरे अम्मा बाबा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और तभी मैंने मन ही मन ये सोच लिया कि मेरी बेटी के लिए, जो वहाँ पर हेड थी वहाँ पर हॉस्पिटल में, उनको मुझसे अलग सा एक अजीब सा लगाव था। मैंने उन्हीं की गोदी में अपनी बेटी को दे दिया और यहाँ चली आई। अनु, तुम्हें पता है भारत में इच्छा मृत्यु नहीं है। अगर होती तो मैं इच्छा मृत्यु मांग लेती। मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं आज अकेली हूँ। अच्छा अनु, अब तुम जाओ। मैंने तुम्हारे लिए एक तुलसी का पौधा रखा है आंगन में, उसे ज़रूर लेती जाना, क्योंकि उससे तुम्हारी यादें मेरे साथ जुड़ी रहेंगी और मेरी यादें तुम्हारे साथ। और हाँ, एक पेन और लेटर पैड भी रखा है, उसमें अपना एड्रेस लिख देना। मैं आऊँगी ज़रूर तुमसे मिलने, तुम्हारे परिवार को देखने। मैं चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। नंदिनी का वो प्यारा सा चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। मैं अपनी आंखों में आंसू लेकर बिना उसे गले लगाए वहाँ से चली आई। जब घर पहुँची तब देखा पाखी बहुत खुश है और उसने मुझसे कहा, माँ जानती हो आज मेरे साथ कौन आया है? यही है रोज़ी, जिसकी शक्ल एकदम नंदिनी मौसी से मिलती है। मैं उस समय तो नंदिनी को गले नहीं लगा पाई थी, लेकिन रोज़ी को गले लगाकर फूट फूट कर रोई। शायद वो झलक मुझे सामने दिख गई थी और रोज़ी भी समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। रोज़ी ने मुझसे पूछा, आंटी क्या आप मेरे मम्मी पापा को जानती हैं? उसने कहा, बेटा मुझे आंटी मत कहो, मुझे मौसी कहो, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बहन जैसी है। हाँ मैं जानती हूँ और धीरे धीरे तुम्हें सब बता दूँगी। आज मौसी मिली है, कल मम्मी पापा भी मिल जाएंगे। दूसरे दिन मिशनरी स्कूल की जो मास्टर थी, उनकी इजाज़त लेकर नंदिनी अपने साथ रोज़ी को लेकर आई। नंदिनी से मिलवाने के लिए अनु रोज़ी को लेकर आई। तब जब वहाँ गई तो उसने देखा कि घर के बाहर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। वो देखकर बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गई थी। जब उसका गाड़ी का हॉर्न बजा तो बगल से 2 लोग निकले। वो सज्जन लग रहे थे, दोनों पति पत्नी दिख रहे थे। उन्होंने कहा, आप किसको ढूंढ रही हैं? उसने कहा, यहाँ नंदिनी रहती है, मुझे उससे मिलना है। ने कहा, नंदिनी सक्सेना? उसने कहा, हाँ नंदिनी सक्सेना। तो उन्होंने कहा कि नंदिनी तो कई बरसों पहले ही मर चुकी है। उसने तो अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने घर में ही फांसी लगा ली थी। यहाँ तो कोई नहीं रहता बेटा। अनु स्तब्ध हो गई थी, उसके पास कोई शब्द नहीं थे। वो दीवार को पकड़ के एकदम बेहोशी की हालत में नीचे गिरने ही वाली थी
कि उन्होंने अपना सहारा देकर उसे उठाया, पानी पिलाया और बताया कि ये सब होने के बाद ये घर आज बरसों से बंद है। ये सब सुनकर अनु रोज़ी के साथ वापस आ गई। अब उसके मन में सिर्फ राजन से मिलने की लालसा थी। एक IAS ऑफिसर का पता ढूंढने में उसे बिल्कुल भी देर नहीं लगी। राजन से जब उसने बात करी तो राजन ने उसको घर आने का न्योता दिया, स्वागत भी किया और अपनी पत्नी और बच्चों से भी मिलवाया। अनु समझ चुकी थी कि राजन की स्मृतियों में भी कहीं नंदिनी नहीं है, इसलिए उससे बात करना बेकार है। वो उसके बच्चों को देखकर मन ही मन ये सोच रही थी कि एक बच्ची और है तुम्हारी राजन, क्या उसके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? लेकिन नंदिनी ने जो कुछ भी बताया था उसको, उसके मन में वो सारी चीज़ें थी और वो कुछ कह ना पाई राजन से और वापस आ गई। उसने अपनी पति की इच्छा से उस घर में पूजा करवाई, पाठ करवाया, दिए जलाए, पंडितों को बुलवाया और शंख फूका। नंदिनी की फ़ोटो के आगे उसके सिंदूर लगाया, बिंदी लगाई और उसके सामने उसकी बेटी को भी खड़ा किया और ईश्वर से यही प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, सब कुछ अच्छा रखिएगा। जब वो अपने घर आई तो उसी तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाकर उसने प्रार्थना करी कि हे भगवान, मैंने आज अपना कर्म कर दिया, तो मेरी मित्र, मेरी सखी, मेरी बहन को मुक्ति देना। और यही कहानी का अंत हो जाता है। मुक्ति अपने आप में एक ऐसी कहानी है जिससे समाज में ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जो जीवन से जुड़ी घटनाओं को, शरीर के साथ होने वाले हादसों को महत्व देते हुए अपने संबंधों के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप सब मुझे अपने कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखकर बताइएगा कि यदि नंदिनी के स्थान पर राजन के साथ अगर ऐसा होता तो नंदिनी क्या करती? क्या उसे छोड़ देती या उसके साथ रहती? इन्हीं रोमांच भरी कहानियों के साथ हम आगे भी मिलते रहेंगे और आप मेरे चैनल कहानी भूली बिसरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपना खूब प्यार और अपना आशीर्वाद दीजिए। आगे मिलने की उम्मीद में मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।